देखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। आज ये से जो प्राचीन भारत के जो इतिहास का लगातार सीरीज चलेगा और काफी कमेंट्स आ रहे थे कि जो हिस्ट्री को लेकर, इंडियन हिस्ट्री को लेकर के लगातार वीडियो लाइए ऐसे करके, तो हमने अब हिस्ट्री पर लगातार सीरीज चालू कर दी है। लगातार इंडियन जो हिस्ट्री को लेकर के लगातार वीडियो आएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बता दें कि भारत के जो इतिहास को तीन पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री जिसे प्राचीन इतिहास कहते हैं, मिड हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास कहते हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री। भारत के इतिहास को प्राचीन इतिहास हिंदी में अगर बात करें तो मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास में हम देखेंगे कि मानव काल का उदय कैसे हुआ, उनकी संस्कृति कैसे रही। मध्यकालीन इतिहास में आप जब जाएंगे तो उसमें आपको दिल्ली सल्तनत है, मुगल काल वंश को आपको देखने को मिलेगा, बाबर, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, शाहजहां, इन सब चीजों को। और आधुनिक इतिहास में आपको जो और डेवलप देखने को मिलेगा कि जैसे कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन कैसे हुआ, डच कंपनी कैसे आई, अंग्रेज कैसे आए, 1857 की क्रांति कैसे हुई, बहुत से आंदोलन आपको, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, माउंट बेबल योजना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो भारत के इतिहास को टोटल इसको आसान करने के लिए तीन भागों में बांटा गया है प्राचीन इतिहास। अब ये आज हम देखेंगे भारत का प्राचीन इतिहास का पहला ये चैप्टर रहेगा और बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, इतना मेरे ऊपर आप भरोसा रखिए। एक बात और मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो आज आप जिस भी स्टेट पीएससी में आप अपना गवर्नमेंट एग्जाम दिला रहे हैं, चाहे स्टेट पीएससी कर रहे हैं, यूपीएससी, ये जो जितने भी सिलेबस है हिस्ट्री को लेकर के, इसको आपने 9th-10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज भी हम इनका जब सिलेबस देखते हैं तो हमको याद आ जाता है कि ये तो सब 9th-10th की क्लास में था। आप जितने भी आप, मैं आपको पहले आपके माइंड प्रेशर को डिले कर देता हूँ, यहाँ पे हल्का कर देता हूँ। आप जितने भी आप यहाँ पर से फिजिक्स देखेंगे, केमिस्ट्री देखेंगे, मैथ्स देखेंगे, बायोलॉजी देखेंगे, इंग्लिश देखेंगे, हिंदी देखेंगे, या फिर इकोनॉमी देखेंगे, या फिर हिस्ट्री को लेकर आप संविधान को देख ले, जितने भी आप पढ़ के निकल चुके हैं, आज भी मैं उन सिलेबस को देखता हूँ तो ऐसा एहसास होता है कि ये तो सभी हमने 9th-10th में पढ़ा था, 11th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है। तो कहने का मतलब ये चीज है कि आपने अगर उस टाइम पर बहुत अच्छे से किया होगा तो आपको, मेरा दावा है कि कहीं पर आपको समझने में या फिर समझने में कहीं पर दिक्कत नहीं जाएगा। आपने उस टाइम अपने समय को सदुपयोग किया। तो हम तो स्पेशली हम बताते हैं कि जितने भी सब्जेक्ट के हमारे टीचर रहे हैं, हमें जितने शुरू से लेकर हमारे ग्रेजुएशन तक, हम सभी टीचरों को तो प्रणाम करते हैं सबसे पहले, क्योंकि वे हमारे जो जितने भी टीचर हुए, इतने बेहतरीन टीचर हुए, हमको इतने, हमारे बैचमेंट को इतने बढ़िया से समझा कर रखते थे और बहुत अच्छे टीचर थे, जिनकी बदौलत आज भी हम इन सिलेबस को देखते हैं तो उतना हमको दिक्कत नहीं जाता। वही मोमेंट हमको आज भी याद आ जाता है कि अरे इन सब चीजों को वैसे ही हमको पढ़ाया था हमारे टीचरों ने, ऐसे करके कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं, हम इस सब चीजों को पढ़ के निकल चुके हैं। उन्हीं को सब ये गवर्नमेंट एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है। ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखिए कि कोई भी चीज बड़ी, सबसे पहले तो आप माइंड प्रेशर को हल्का कीजिए कि ये सब चीज को आप पढ़ के निकल चुके हैं, बस उनको आप रिवाइज करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास। इतिहास से एक बात और बता दूं कि आप इसे लेंदी और कभी टफ ना लें, क्योंकि इतिहास से आपको हमेशा सीखने को मिलेगा। हमेशा आपको कुछ ना कुछ नई सीखने को मिलेगा, नई बातें जानने को मिलेगा। आपको एक कहानी है इतिहास, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, स्टोरी है। जैसे आप फिल्म में कहानी देखते हैं वैसे प्राचीन भारत के इतिहास लगातार सीरीज आएगा। और फिर चलो, प्राचीन जो भारत के जो इतिहास है, एंशियंट हिस्ट्री को तीन पार्ट्स में बांटा गया है। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, प्री हिस्टोरिकल एज जिसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, ध्यान से समझना। प्रोटो हिस्टोरिक एज जिसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, और हिस्टोरिक एज जिसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब तीनों का हम डिफिनेशन देख लेते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास को तीन भागों में बांटा है। सबसे पहले प्री हिस्टोरिक एज, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें कोई लिखित प्रमाण नहीं है, उस काल की रिटर्न प्रमाण नहीं है, लेकिन साक्ष्य के तौर पर कुछ है। अब फॉर एग्जांपल हम समझाते हैं, अगर इस काल की हमें जानकारी लेनी है तो लिखित तो हमें प्राप्त नहीं होते। फॉर एग्जांपल हम समझाते हैं कि ये उस टाइम पर ना तो कोई फेसबुक था, ना तो कोई इंस्टाग्राम था, ना तो कोई यूट्यूब था, ना तो कोई डीवीडी था, ना तो कोई सीडी था, ना तो कोई न्यूज़पेपर था। तो उस काल की हमें जानकारी कैसे मिलेगी? ना तो कोई लिखने वाला था, लिखित प्रमाण था कि उस काल में ऐसे होगा वैसे होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। उस काल में साक्ष्य के तौर पर, यानी कि गवाह के तौर पर कुछ हमें जैसे मूर्तियां मिल गई, कुछ चांदी के सिक्के मिल गए, सोने के सिक्के मिल गए, कुछ मूर्तियां हो गई, कुछ चित्रकारी देखने को मिल गए, किसी पहाड़ पर देखने को मिल गए,
तो कहने का मतलब ये चीज है कि कुछ औजार देखने को मिल गए, इसको बोलते हैं साक्ष्य या गवाह। लेकिन रिटर्न प्रमाण नहीं है, आपको ध्यान में इसको रखना है। जिस काल की रिटर्न प्रमाण नहीं है उसे हम प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं, आद्य प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल का डिफिनेशन आपको समझ आ गया है। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, ठीक है, लिखित में नहीं है कि उस काल में ऐसा था वैसा था या फिर इस चीज को पाई गई ऐसा, तो लिखित प्रमाण नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं। दैट्स क्लियर। अगला हम बात करते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एज। प्रोटो हिस्टोरिक एज आद्य ऐतिहासिक काल, वो प्रागैतिहासिक काल है, ये आद्य ऐतिहासिक काल है। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लिखित प्रमाण तो है लेकिन उस लिखे हुए प्रमाण को आज भी समझ पाना किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है। लिखित प्रमाण तो है लेकिन उनको समझ पाना कि कौन सी भाषा में लिखी है, कौन सी लिपि में लिखी है, ये उसमें क्या लिखा है, ये समझ ही नहीं आता। तो उस काल को हम क्या कहते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक एज। लिखित प्रमाण तो है लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कि अरे भैया लिखा क्या है इसमें, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक एज। अगला आता है हिस्टोरिक एज। हिस्टोरिक एज का मतलब होता है ऐतिहासिक काल। ऐसा उस काल को कहते हैं जिसमें लिखित प्रमाण है, ठीक है, लिखित तौर पर है, उस काल की सारी डेटा लिखित तौर पर है, उसे हम क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल कहते हैं। ये जितने बता रहा हूं बाबू आप जो है 9th-10th में पढ़ के निकल चुके हैं, बशर्ते आप अपने माइंड पर लेंगे। टफ है तो टफ है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। इसमें प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें भैया लिखित प्रमाण बिल्कुल नहीं है। इसमें लिखित प्रमाण तो है बट उसे समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, समझ में नहीं आता कि लिखा क्या है। हिस्टोरिक एज इसमें लिखित प्रमाण है, ठीक है। अब प्रोटो हिस्टोरिक एज और हिस्टोरिक एज की डेफिनेशन हो गए, यहां से इसको अब नजरअंदाज कीजिए। अब इनको सबसे पहले देखते हैं प्री हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक एज को 3 चरणों में बांटा गया, आपको ध्यान में रखना है। प्रोटो हिस्टोरिक एज और उसको अभी नजरअंदाज कीजिए, ठीक है। सबसे पहले प्री हिस्टोरिक एज को 3 चरणों में बांटा गया, आपको ध्यान में रखना है। पूर्व पाषाण काल, इसे ही पूर्व पाषाण काल भी कहते हैं, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। हम सबसे पहले भी प्री हिस्टोरिक एज को देख रहे हैं, ध्यान रखना है, इनको अभी नजरअंदाज कीजिए, ठीक है। अब अगला आगे बढ़ते हैं। ये आपको जब यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीएससी करते हैं तो इनको आपको मेंस में लिखने के लिए आ सकता है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में या गवर्नमेंट एग्जाम में, मैं वहां पर आपको डील कर दूंगा। और हमेशा कोई भी चीज को एंजॉय से पढ़िए, हिस्ट्री को तो और एंजॉय से पढ़िए, हर सब्जेक्ट अपने आप में मजेदार है। पीएससी का, यूपीएससी का देख लीजिए या फिर कोई भी स्टेट पीएससी का देख लीजिए, बहुत मजेदार है। बशर्ते आप किस हद किस नजरिया से आप उस सिलेबस को देखते हैं वो मायने रखता है। अब बेहतरीन नॉलेज के तौर पर देखेंगे तो भी आपका फायदा होगा, एग्जाम की दृष्टि से देखेंगे तो और बहुत फायदा होगा। आप इसको एंजॉय से करिए, उसका 100% रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा बेहतरीन मिलेगा, ठीक है। अब देखेंगे हम पूर्व पाषाण काल को। पूर्व पाषाण काल, इसी को ही पूर्व पाषाण काल कहते हैं। ये बीसी है 10,000, आपको ध्यान में रखना है। एक बहुत से लोग ये बोलते हैं कि बीसी क्या है, एसी क्या है, मैं इसको यहाँ पर डील कर देता हूँ, आपको क्लियर कर देता हूँ। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर है बीसी। अब जितने भी प्राचीन काल के जो काल आएंगे ध्यान रखना, वो बिफोर क्रिस्ट है, यहां से बिफोर क्रिस्ट है। जैसे यहां पर 10,000 है, फॉर एग्जांपल हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। अब इधर से 8,000, फिर 7,000, 6,000, ऐसे घटते घटते जाएगा और फाइनली ये 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सन जो है 0 हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे यहाँ पर जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसे करके 100 वर्ष, फिर 200 वर्ष, 3 वर्ष, आगे बढ़ते जाओ, चौथी सदी, 5वीं सदी, 1900, अभी 2000, ठीक है, 2023, ऐसे अभी 2023 चल रहे हैं आज। कहने का मतलब समझे, बिफोर क्राइस्ट में 10,000, 8,000, 7,000, 6,000 ये सन जो है। अब फिर देखो यहाँ पर 0 होकर ये बढ़ते क्रम में पूरा सन चला और आज 2023 तक, आज अभी 2023 चल रहे हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं आफ्टर क्रिस्ट, एसी। क्लियर, आई होप आपको समझ आ गया। बिफोर क्रिस्ट इधर ध्यान रखना है। उसी प्रकार देखो ये 10,000 है, ये 6,000 हुआ, फिर इधर 6,000 बीसी, फिर और आगे बढ़ेंगे तो इधर आएगा। फिर आगे हम जैसे जैसे हिस्ट्री में चले जाएंगे तो यहाँ पर देखना चौथी सदी में आपको पहुंच से 5वीं सदी, 7वीं सदी, आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो 1857 की क्रांति आएगी। फिर मुगल शासक देखने को मिलेगा हिस्ट्री में आपको। फिर
मॉडर्न हिस्ट्री देखने को मिला, अंग्रेज आएंगे, अंग्रेज के बाद 1947 आएगा, 1980 आएगा, 2000 आएगा, फिर अब 2023 आ जाएगा। ठीक है, चलो पूर्व पाषाण काल के बारे में हम बात करेंगे। पूर्व पाषाण काल यानी कि पूरा पाषाण काल, इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको देखना है। ठीक है, प्री हिस्टोरिक एज का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, ध्यान रखना। प्री हिस्टोरिक एज को 3 भागों में बांटा गया है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इतना आपको ध्यान रखना है। अब इनके कुछ फैक्ट हैं उनको ध्यान में रखना है। इस काल में औजार के रूप में बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे, इसे पाषाण काल। पाषाण काल का मतलब क्या है? बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। इस काल में बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे, उसे पाषाण काल कहते थे। जैसे औजार बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग करते थे, इसमें लिखा है कि बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। हिस्ट्री थोड़ा ये जो है टफ हल्का से लग सकता है अगर आपने उस समय नजरअंदाज किया हो तो, वरना बहुत ही ईजी है ये। ठीक है, आप देखेंगे इस काल में बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करता है। तो स्वाभाविक बात है कि जब कोई भी समय जो है बीतते जाते हैं उसमें परिवर्तन आते चला जाता है। फिर बड़े बड़े शुरू में पत्थर का प्रयोग करते थे। यहाँ पर देखेंगे कि बड़े बड़े पत्थर के बाद ये छोटे छोटे नुकीले पत्थर के औजार बनाने लगे अपने शिकार करने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि ये पूर्व पाषाण काल में ये जो औजार प्रयोग करते थे उस पत्थर क्वार्टरसाइट पत्थर किस्म का प्रयोग करते थे, क्वार्टरसाइट पत्थर किस्म का प्रयोग करते थे। ठीक है, इस काल की जो अर्थव्यवस्था थी यानी खाने की, तो खाने के लिए शिकार और मांस केंद्रित पर आधारित था। ठीक है, और इसी काल में आग की खोज की थी, आपको ध्यान में रखना है। पाषाण काल में ही आग की खोज की थी। अगला हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल। इनका 10,000 से 6,000 अधिक से कम की ओर जा रहा है, ध्यान रखना। अधिक से कम की ओर यहाँ पर आएगा 0, फिर यहां से सीधा बढ़ते हुए निकलेगा। औजार छोटे और नुकीले इस काल में, देखो उस काल में बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करता था और स्वाभाविक बात है परिवर्तन संसार का ही नियम है, तो उस काल में बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। इस काल में कुछ कुछ देखने को या सीखने को मिला, तो छोटे छोटे पत्थर का प्रयोग करने लगे, नुकीले पत्थर का प्रयोग करने लगे हथियार के रूप में। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे उसमें बड़का बड़का पत्थर का प्रयोग करते थे शिकार करने के लिए, अपनी सुरक्षा करने। यहाँ पर देखेंगे कि ज्यामिति आकार, ज्यामिति आकार में जैसे आप देख सकते हैं ये ज्यामिति आकार, ऐसे पत्थर का प्रयोग, कहीं पर त्रिभुजाकार ऐसे पत्थर को नुकीला करके औजार करने के लिए, देखो ये त्रिभुजाकार ऐसे पत्थर का प्रयोग करने लग गए थे। अर्धचंद्राकार पत्थर का प्रयोग ऐसे। ठीक है, तो बहुत से औजारों के जो स्वरूप यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको पूछे कि पत्थरों के आप औजारों में आप देखेंगे जैसे ज्यामिति आकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार के जो औजार है किस काल में देखने को मिले, तो मध्य पाषाण काल में। इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला हम देखेंगे नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में जो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग होता था, क्वार्टरसाइट पत्थर का प्रयोग होता था। यहाँ पर थोड़ा सा उसके परिवर्तन हुआ, बड़े बड़े पत्थर से थोड़ा छोटे अर्धचंद्राकार हुए। यहाँ पर औजार में बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ, नुकीले बनने लगे, इसमें पॉलिश लगाने लगे ताकि खराब ना हो, पॉलिश रंग लगाने लगे इस काल में, नवपाषाण काल में। कहने का मतलब ये चीज है कि हम प्राचीन इतिहास में सबसे शुरू दौर पर है, सबसे पुराने दौर पर है। धीरे धीरे डेवलप की ओर होते हुए हम हिस्ट्री में पूरे अपने अगर सिलेबस के अनुसार बात करें तो पूरे 1947 हम आज़ादी तक पढ़ेंगे। यहाँ पर मेन सिलेबस की अगर बात करें तो हम अभी मानव के जो विकास से पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास में। फिर धीरे धीरे राजा महाराजा आए, अंग्रेज आए, अंग्रेजों का कैसे झगड़ा हुआ भारत से, फिर कैसे आज़ाद हुआ। इस तरह से एक स्टोरी बेस पर चलेगा ये इतिहास, स्टोरी कहानी की तरह। फिल्म में देखेंगे ना कोई कहानियाँ कैसे शुरू से लेकर एंड तक जाती, ठीक उसी प्रकार अभी हम स्टोरी की शुरुआत करें, इंट्रोडक्शन हो रहा है। अभी स्टारिंग का नाम लिखा रहे थे, फिल्मों में देखेंगे ना स्टारिंग का नाम, स्टार कास्ट, मेल सिंगर, फीमेल सिंगर, इसके राइटर कौन है, डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, हम बस यही समझिए कि अभी इंट्रोडक्शन हो रहा है ये सब चीजें। ठीक है, नवपाषाण काल में आप देखेंगे यहाँ पर जो औजार में पॉलिश लगाने लगे। नवपाषाण काल में आप देखेंगे कि औजारों में पॉलिश लगने लगे थे। ठीक है, इसमें इन दोनों में आप देखेंगे क्वार्टरसाइट पत्थर का प्रयोग हो रहा था। यहाँ पर इग्निशियस रॉक का प्रयोग जो है औजार के रूप में हो रहा था, इग्निशियस रॉक का। ठीक है, यहाँ पर अभी तक देखेंगे कि आप मांस केंद्रित जो खाने के लिए मांसों का कच्चे मांसों का फिर आग हुआ तो भूंज कर उसे खाने लगे। फिर इधर मांस की जगह पर वनस्पति केंद्रित, वनस्पति मतलब जैसे कहीं पर मैंगो आम मिल गया, कहीं पर से चावल मिल गया, फॉर एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं, वनस्पति केंद्रित होने लगा था।
ठीक है, इस तरह से आपके जो प्राचीन भारत का जो इतिहास है, आज हमने जो इसका क्वालिफिकेशन है देखा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया, ऐसा मैं आशा करता हूं।